बीए द्वितीय वर्ष तृतीय सत्र हिंदी ऐच्छिक प्रश्न पत्र क्रमांक 6 अर्थात प्रयोजन मूलक हिंदी भाग 1 में आपका फिर से स्वागत है। आपको मैं इत्तला कर दूं कि जो छात्र शामिल नहीं हो रहे हैं उनका नुकसान होना तय है। पाठ्यक्रम बहुत लंबा है, बड़ा है और इस पर अधिक बात न करते हुए हम पाठ्यक्रम को आरंभ करेंगे। इसके पूर्व अनेक बार पाठ्यक्रम लिखवा दिया है, कह दिया गया है। उस पर एक परीक्षा भी हो चुकी है, जिस परीक्षा में आप सबने बहुत ही गंदा प्रदर्शन किया है, ये भी सच्चाई है। परंतु अगर हमें आगे बढ़ना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। और जैसा कि मैंने आपके सम्मुख रखा था कि हमारे पाठ्यक्रम का बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र है। साहित्य पढ़ना आसान है, लेकिन भाषा पढ़ना उतना आसान नहीं है। इसलिए पाठ्यक्रम को बार बार आप समझें, समझने का प्रयास करें तो पता चल जाएगा आपको कि आपको कितना आगे पढ़ना है, कितना आगे देखना है। पाठ्यक्रम को एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ शॉर्ट में। पहले हमें हिंदी भाषा स्वरूप एवं विकास इस विषय पर बात करनी है, जिसमें पहला भाग हमारा हो चुका था, हिंदी नामकरण एवं विभिन्न अर्थ। उसके उपरांत भारतीय आर्य भाषाओं का इतिहास, सामान्य इतिहास, हिंदी का क्रमिक विकास, हिंदी की शैलियाँ, संस्कृतनिष्ठ हिंदी, दक्षिणी हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी, और उसके उपरांत हिंदी का अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, जो मॉरिशस, फिजी, गयाना, फ्रेंच गयाना, इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, जापान, थाईलैंड, हॉलैंड, मलेशिया, यानी विश्व के हर एक देश में हिंदी चल रही है। और इस पर मैंने एक आपको यूट्यूब लिंक भी भेजी थी। 10 जनवरी को हर वर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और इस उपलक्ष्य में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रखा था कि हिंदी के प्रचार प्रसार में प्रवासी भारतीयों का योगदान। प्रवासी भारतीय मतलब जो भारतीय भारत से बाहर रह रहे हैं, उनका क्या योगदान रहा। और इस विषय पर नीदरलैंड या हॉलैंड के प्रोफेसर, वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर मोहनकांत गौतम जी और नॉर्वे के बहुत बड़े साहित्यकार डॉक्टर सुरेश चंद्र शुक्ल जी के व्याख्यान हुए थे। और इस कार्यक्रम का विषय प्रवर्तन हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के डॉक्टर, मेरे मित्र डॉक्टर सूरत सिंह ठाकुर जी का भी व्याख्यान हुआ था। और ये लगातार 3 घंटे चला कार्यक्रम था। मुझे पता नहीं है वो यूट्यूब लिंक आप किसी ने देखी है या नहीं, जिससे आपका देखिए जो अंतिम भाग है इस सत्र, इस शीर्षक का, हिंदी का अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, ये पूरा हो सकता है। खास करके डॉक्टर सुरेश चंद्र शुक्ल जी के व्याख्यान को अगर आप स्किप करके देखेंगे बार बार, तो आपको पता चल जाएगा कि हिंदी का अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य किस प्रकार से है। इसके पहले भी तासिका में हमने हिंदी इस शब्द के अनेक अर्थ बताए थे। हिंदी इस शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई, इटेमोलॉजिकल, वो भी हमने आपके सम्मुख प्रस्तुत किया था। उसके उपरांत आर्य भाषाओं का इतिहास हमने देखा था। उसके पहले संसार में अनेक जो भाषा परिवार हैं, उन भाषा परिवारों पर एक संक्षिप्त नज़र हमने दौड़ाई थी। और उसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण भारोपीय भाषा परिवार है, उसी को आर्य परिवार कहा जाता है, जिसके अंतर्गत भारतीय, खास करके उत्तर भारत की लगभग सभी भाषाएं आती हैं। कश्मीरी, डोगरी, पंजाबी, हरियाणवी, सिंधी, गुजराती, हिंदी, मराठी, बंगाली, असमिया, उड़िया, ये सारी जो भाषाएं हैं, ये आर्य परिवार के अंतर्गत आती हैं। और इनका विकास कैसे हुआ, जैसे कि इससे पूर्व भी मैंने कहा था कि इस विकास को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। ऐतिहासिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो इस विकास क्रम को अगर हम नहीं समझेंगे तो बिल्कुल इस बात को समझेंगे नहीं कि हमारी हिंदी भाषा का निर्माण कैसे हुआ।
इसलिए मैं एक बार फिर से आपके सम्मुख हिंदी भाषा के जो पूर्व की भाषाएं हैं उनका एक सरसरी तौर पर एक अध्ययन आपके सम्मुख प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। संक्षेप में इतिहास रखने का प्रयास करूंगा। इस इतिहास में देखिए, सबसे पहले विश्व की सबसे समृद्ध और प्राचीन भाषा वैदिक संस्कृत आती है, जो वेदों में लिखी गई भाषा संस्कृत, जिसके अंतर्गत 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, उसके 4 उपवेद आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्ववेद और शिल्पवेद आते हैं। फिर इनके अंतर्गत ही वैदिक संहिताओं के उपरांत वैदिक संहिताओं के व्याख्यान ग्रंथों के रूप में उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक आते हैं। उपनिषदों में 11 उपनिषद प्रधान हैं। ईशकेन, कठ, प्रश्न, मुंड, मांडुक्य, ऐतरेय, तैतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक और श्वेताश्वेतर। ये 11 उपनिषद महत्वपूर्ण हैं। ब्राह्मण ग्रंथों के अंतर्गत तांड्य ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, तैतरीय ब्राह्मण इत्यादि महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं। और आरण्यक लगभग इन्हीं नामों से प्रकाशित हैं। प्रत्येक वेद के कुछ उपनिषद होते हैं, जैसे यजुर्वेद का ईशोपनिषद है या ईशावास्योपनिषद है। उसी प्रकार से ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के अलग अलग उपनिषद हैं। तो मैं फिर से कह रहा हूं कि ईसा से पूर्व 5000 वर्षों से भी ज्यादा, यूं कहेंगे अनादिकाल से वैदिक संहिताओं का पठन पाठन होते आया है। और ये हमारी सबसे प्राचीन भाषा है, वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत के अंतर्गत मैं फिर से कह रहा हूँ 4 वेद, 4 उपवेद, 11 उपनिषद और आरण्य ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं। साथ ही साथ इसके 6 अंग हैं, वेदों के 6 अंग: शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। इसके भी अलग अलग ग्रंथ हैं जो वैदिक संस्कृत में रचे गए हैं। वेदों के जो उपांग हैं उनको शास्त्र भी कहा जाता है, दर्शन भी कहा जाता है, जिनके अंतर्गत मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग और वेदांत, ये 6 उपांग आते हैं। इन 6 उपांगों का भी वैदिक संस्कृत में ही लेखन हुआ है। इसके उपरांत काल आता है दूसरी भाषा का, जिसका नाम है लौकिक संस्कृत भाषा। लौकिक संस्कृत भाषा के अंतर्गत 2 हमारे प्रधान आर्ष महाकाव्य आते हैं, जिनको हम क्रमशः श्रीमद् वाल्मीकि रामायण और वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत कहते हैं। और श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व का ही एक अंग है। इसलिए रामायण और गीता, जो हमारे हिंदू धर्म के प्राचीन और महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, उनका लौकिक संस्कृत के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है, उपयोग होता है। उसके उपरांत हम देखते हैं कि वेद व्यास जी ने केवल महाभारत ही नहीं, गीता ही नहीं, अपितु 18 पुराण लिखे, जिनके अंतर्गत विष्णु पुराण, भागवत पुराण, देवी भागवत पुराण, ब्रह्मांड पुराण, कुर्म पुराण, नारद पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण इत्यादि, पद्म पुराण इत्यादि महत्वपूर्ण हैं, जिनमें भविष्य पुराण भी एक महत्वपूर्ण पुराण है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि रामायण, महाभारत और 18 पुराण लौकिक संस्कृत के पहले प्रधान ग्रंथ माने जाते हैं। इसके उपरांत भास, कालिदास, भवभूति, दंडी इत्यादि के गद्य पद्यात्मक ग्रंथ लौकिक संस्कृत में पाए जाते हैं, जिनमें से कालिदास के नाटक बहुत प्रसिद्ध हैं, भास के नाटक बहुत प्रसिद्ध हैं। भास के नाटकों में कर्णभारम, उरुभंगम, स्वप्नवासवदत्ता, प्रतिमा नाटकम, अभिषेक नाटकम, हनुमान नाटकम इत्यादि प्रसिद्ध हैं। कालिदास के नाटकों में, प्रसिद्ध नाटकों में मालविकाग्निमित्रम, उसके उपरांत विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम अत्यंत प्रसिद्ध हैं, जिनमें से अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद जब हुआ तो संपूर्ण दुनिया को ये पता चला कि भारत में बहुत अच्छा साहित्य रचा जा चुका है। तो ये भारतीय साहित्य की शुरुआत मानी जा सकती है। उसके उपरांत शूद्रक नाम के कवि का
बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है। उस नाटक का शीर्षक है मृच्छकटिकम। विशाख दत्त का जो नाटक है, प्रसिद्ध नाटक देवी चंद्रगुप्त, और दूसरा उसका नाटक है मुद्रा राक्षसम। महाकाव्यों में भी बहुत महत्वपूर्ण महाकाव्य यहाँ रचे गए, जैसे कालिदास रचित कुमार संभवम बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ उनका एक खंड काव्य भी महत्वपूर्ण है, मेघदूतम। उसके उपरांत बहुत सारे नाटक, काव्य, महाकाव्य संस्कृत में लिखे गए। ये लौकिक संस्कृत का कालखंड हुआ। अब लौकिक संस्कृत के कालखंड के उपरांत तीन प्राकृतों का उत्थान हुआ, जिसमें प्रादेशिक प्राकृत आ गई, और उसके उपरांत अपभ्रंशों का कालखंड आता है, अवहट्ट का कालखंड आता है। प्रादेशिक प्राकृतों में महाराष्ट्रीय प्राकृत, वंग प्राकृत, गौड़ प्राकृत, गुर्जर प्राकृत, पैशाची प्राकृत, ब्राचड़ प्राकृत इत्यादि प्राकृत भाषाएं थी, जिनका बाद में अपभ्रंश में, प्रादेशिक अपभ्रंशों में उसी नाम से निर्धारण हुआ। और इस बीच एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी कदम यह हुआ कि वैदिक संस्कृत में जो धार्मिक साहित्य था वो लोगों की समझ में नहीं आ रहा था, या उसके गलत अर्थ लिए जा रहे थे, जैसे कि वेदों में हिंसा है, प्रतिमा पूजा है, अवतारवाद है। इन बातों का विरोध करने के लिए सर्वप्रथम ऋषभदेव जी ने जैन धर्म की स्थापना की, और उन्होंने अपने 24 के 24 तीर्थंकरों ने, ऋषभदेव जी से लेकर के महावीर स्वामी तक, सभी ने अर्धमागधी इस भाषा का प्रयोग किया, जो एक प्राकृत है, विशिष्ट करके उत्तर प्रदेश और बिहार के आसपास की प्राकृत है। और बिहार की जो मागधी प्राकृत है, जिसको पाली प्राकृत कहा जाता है, उसमें उपदेश हमारे बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध जी ने किए। पाली प्राकृत के बाद संपूर्ण भारत भर की अन्य प्राकृतें आती हैं, और इन प्राकृतों के बाद में हम देखते हैं कि बहुत अपभ्रंश भाषाएं आई, और इनमें से पैचाशी अपभ्रंश में कथा सरित सागर नाम का एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा गया, जो ग्रंथ संपूर्ण विश्व भर में लोकप्रिय हुआ। उसके अनेक संस्करण प्राप्त होते हैं, गद्य पद्यात्मक दोनों प्रकार के, गद्य काव्य, पद्य काव्य, नाटक काव्य, चंपू काव्य। इन सभी प्रकार के काव्यों की रचना लौकिक संस्कृत और उसके उपरांत के प्राकृत अपभ्रंश भाषाओं में निर्माण हुए, जिनमें से अपभ्रंश की एक भी अपभ्रंश बाद में थी, जिसको अवहट्ट कहा गया, जिसको हम पुरानी हिंदी भी कह सकते हैं। और अपभ्रंश शब्द का सबसे प्रथम प्रयोग पतंजलि के अष्टाध्यायी, मतलब आचार्य पाणिनि की अष्टाध्यायी इस व्याकरण ग्रंथ पर लिखे गए महर्षि पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। तो अपभ्रंश का काल ईसा के 500 वर्षों से 1000 वर्ष तक का काल है। और 11वीं शताब्दी में आज की जो आधुनिक आर्य भाषाएं हैं, जिनको हम हिंदी, मराठी, बंगाली, गुजराती, कश्मीरी, पंजाबी, डोगरी, असमिया, उड़िया भाषा कहते हैं, वो सारी 11वीं शताब्दी के आसपास निर्माण होने लगी थी। मतलब देखिए कि ईसा से पूर्व 500 वर्षों से लेकर के ईसा के 500 वर्षों में ये संस्कृत का काल रहा। उसके पहले ईसा के 500 वर्ष पहले से भी 5000 वर्ष पहले तक का काल वैदिक संस्कृत का रहा, बाद में संस्कृत का कालखंड रहा। और हम देखते हैं कि ईसा की पहली शताब्दी से ईसा के 5वीं शताब्दी के बीच में प्राकृतों का कालखंड रहा, और 500 ईसा से लेकर के 1000 ईसा तक के कालखंड को हम अपभ्रंश काल कह सकते हैं। इसी को पुरानी हिंदी या अवहट्ट भी कहा जाता है। पुरानी हिंदी या अवहट्ट भी कहा जाता है, ध्यान दें। इसके उपरांत देखिए कि अपभ्रंश यह काव्य भाषा थी उस समय की, और अपभ्रंश में स्वयंभू जैसे बहुत बड़े लेखक हुए थे, जिन्होंने अपभ्रंश भाषा में जैन महाकाव्य लिखे, पौमुचर्यु जैसा, जो रामायण का अपभ्रंश रूप है, प्राकृत रूप है। उसके उपरांत देखिए स्वयंभू और पद्मदेव ने इसको देशी भाषा कहा पहली बार। 11वीं शताब्दी के नमी साधु ने अपभ्रंश के 3 भेद माने, नागर, उपनागर, आभीर और ग्राम्य। मतलब नगरों का, उपनगर का,
और ग्रामीण इलाकों में। मार्कंडेय ने इसी को नागर, ब्राचड़ और उपनागर अलग अलग नाम दिए हुए हैं। हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक और विद्वान डॉक्टर नामवर सिंह ने अपभ्रंश को के केवल दो भेद माने हैं, एक पश्चिमी और पूर्वी। मतलब उत्तर भारत को भी पश्चिम और पूर्व विभागों में विभक्त किया जाता है। पूर्व विभाग में आसाम, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश का थोड़ा भाग, मध्य प्रदेश का थोड़ा भाग, छत्तीसगढ़ आता है, और पश्चिम की ओर राजस्थान का, मध्य प्रदेश का थोड़ा भाग, हरियाणा, पंजाब का भाग आ जाता है, और महाराष्ट्र। ये पश्चिम और पूर्व, इस प्रकार से उन्होंने अपभ्रंशों में भेद किए हुए थे। लेकिन फिर भी विद्वानों के मतानुसार अपभ्रंश के भेदों को अगर देखा जाए तो नागर अपभ्रंश यह एक भेद माना जाता है, जो गुजरात के नागर ब्राह्मणों द्वारा बोली जाती थी, इसलिए इसका नाम नागर अपभ्रंश हुआ। ब्राचड़ अपभ्रंश ये सिंध प्रांत में, जो सिंध प्रांत अब पाकिस्तान में चला गया है, उसमें बोली जाने वाली अपभ्रंश को ब्राचड़ अपभ्रंश कहा जाता है, जिससे बाद में सिंधी भाषा का निर्माण हुआ। और उपनागर यह पश्चिमी राजस्थान और दक्षिण पंजाब में बोली जाती थी। यह नागर और अपभ्रंश के संपर्क से बनी हुई है। मतलब नागर और ब्राचड़ अपभ्रंश एकत्र आने से उपनागर अपभ्रंश बनती है, ऐसा भी कुछ लोगों ने कहा हुआ है। और अगर हम आगे देखें तो बौद्ध और जैनियों के परवर्ती धार्मिक साहित्य और नाथपंथियों की भाषा अपभ्रंश है। ध्यान रहे, बौद्धों का साहित्य लगभग ज़्यादातर साहित्य पाली भाषा में लिखा गया। जैनों का अधिकतर साहित्य अर्धमागधी में लिखा गया, लेकिन उसके उपरांत पाली और अर्धमागधी प्राकृतों के उपरांत जैनों और बौद्धों का जो भी साहित्य है वह भी अपभ्रंश भाषाओं में लिखा गया। खास करके हेमचंद्र ने अपभ्रंश भाषाओं की चर्चा करते समय एक परिनिष्ठित अपभ्रंश की भी चर्चा की है, जिसका व्याकरण खुद पंडित हेमचंद्र जी ने लिखा हुआ है। एक अन्य भाषा उन्होंने कही है जिसे ग्राम्य कहा जाता है, लेकिन हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और भाषाविद पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने अपभ्रंश अवहट्ट को पुरानी हिंदी कहा है, पुरानी हिंदी भाषा माना है। और गुलेरी जी के अनुसार कविता की भाषा सभी और लगभग एक प्रकार की थी, लेकिन गद्य की भाषा बदल जाती थी। पद्य में जिस भाषा का इस्तेमाल किया जाता था उसको ब्रज भाषा कहा जाता था। उसी प्रकार से गद्य की जो भाषा थी उसको पुरानी हिंदी कहा जाता था, या अवहट्ट को ही पुरानी हिंदी माना जाता है। अब देखिए, काव्य भाषा के रूप में भी हिंदी का विकास हुआ। खास करके उसकी जो दो बोलियां आज भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनमें से अवधी और दूसरी जो है ब्रज भाषा में संपूर्ण कृष्ण भक्ति काव्य लिखा गया, और अवधी में सूफी काव्य और राम काव्य लिखा गया। इसलिए ये दोनों भाषाएं भी हिंदी के विकास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, ये जो नीदरलैंड के थे, उन्होंने भारत में आकर के जो भाषाई सर्वेक्षण किया, उसके आधार पर उन्होंने अवधि की उत्पत्ति 1000 से 1100 ईसा के वर्ष में माना है। मैंने ये भी कहा था आपसे कि अपभ्रंश या अवहट्ट के बाद 11वीं शताब्दी का जो वर्ष शताब्दी है, उसमें आधुनिक आर्य भाषाएं निर्माण हुई अपभ्रंश के माध्यम से, और अवधि भी लगभग उसी काल की है। और अवधि का विकास क्रम जो है 1000 ईसा से लेकर के 1400 तक पहला कालखंड माना जाता है। 14 से 1700 तक का दूसरा कालखंड माना जाता है, और 1700 तक के लेकर के अब तक का जो कालखंड, अवधि को एक काव्य भाषा के रूप में, अवधि जो हिंदी की एक बोली मात्र है, उसमें भी काव्य रचना हो रही थी। और अवधि को ही कौशली कहा जाता है, कोसली कहा जाता है, बैसवाड़ी भी कहा जाता है। और अवधि का पहला व्यवस्थित रूप सूफी संत मुल्ला दाऊद के चंदायन या लोरिक चंदा कथा या लोर कथा में पाया जाता है, जो 1370 ईस्वी की रचना है। ये हिंदी का पहला काव्य है, और इसी के देखरेख में मलिक मोहम्मद जायसी का बाद में पद्मावत, अखरावट, इतना ही नहीं, संत तुलसीदास ने भी, गोस्वामी तुलसीदास ने इसी भाषा में, इसी तर्ज पर चौपाई दोहा की पद्धति से
रामचरितमानस भी लिखा है। रामचरितमानस जो हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। ये सूफियों और संतों की वाणी, सूफियों और भक्तों की, खास करके राम भक्त कवियों की वाणी अवधी भाषा में प्रकट हुई थी। और अवधी का उद्भव अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ था। अर्धमागधी, प्राकृत से अर्धमागधी अपभ्रंश, और उससे अवधी भाषा हमारे सम्मुख आती है। अब दूसरी एक अन्य काव्य भाषा है हिंदी की, जिसका नाम है ब्रजभाषा। ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी की प्रतिनिधि बोली है, पश्चिमी क्षेत्र की प्रतिनिधि बोली है। और ब्रजभाषा 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के अंत तक, और कुछ अंशों में 20वीं 21वीं शताब्दी में भी बोली जाती है, चल रही है, साहित्य की भाषा है। और इसका भी जन्म अवधि की तरह है ईसा की 10वीं शताब्दी में, मतलब 1000 के आसपास हुआ था। हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक कवि रीतिकाल के पंडित भिखारीदास द्विवेदी जी ने काव्य निर्णय में लिखा है कि ब्रजभाषा भाषा रुचिर कहे सुमति सब कोई, मतलब ब्रजभाषा सबसे रुचिकर भाषा है, ऐसा उन्होंने माना था। और लगभग सारा श्री कृष्ण काव्य, चाहे वो अष्टछाप के कवियों का, मतलब सूरदास का काव्य हो, नंददास का काव्य हो, नरोत्तम दास का काव्य हो, नाभादास का काव्य हो, बाद में आने वाले केशवदास का काव्य हो, रसखान का काव्य हो, सेनापति का काव्य हो, बिहारी, भूषण, देव, घनानंद, भारतेंदु और रत्नाकर इत्यादि कवियों ने जो रचा है वो केवल और केवल ब्रजभाषा के माध्यम से ही रचा है। इसलिए हिंदी में अवधी और ब्रजभाषा का बहुत बड़ा योगदान है। और यह जिसको हम ब्रजभाषा कहते हैं वह शौरसेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से विकसित हुई है। शौरसेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से विकसित हुई है, इसलिए इस भाषा का भी अत्यंत महत्व है। अब तीसरी जो भाषा है, जो पद्य से ज्यादा गद्य में इस्तेमाल होती थी, जिसका नाम है खड़ी बोली या कौरवी, ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो इस समय मैं जिस भाषा में बोल रहा हूं या आप जिस भाषा में पढ़ते हैं, वो सारे की सारी खड़ी बोली हिंदी है, जिसको हम खड़ी बोली को हिंदवी भी कहते हैं, हिंदी भी कहते हैं, हिंदुस्तानी भी कहते हैं। ये महत्वपूर्ण भाषा है। यह काव्य की भाषा न होकर के गद्य की भाषा थी। इसमें काव्य बहुत बाद में रचे गए, प्राचीन काल में इसमें अधिकतर गद्य ही लिखा गया है। खड़ी बोली शब्द दो अर्थ में प्रयुक्त होता है। ये उस जनपद की बोली जो मेरठ हरियाणा के आसपास की बोली है, और दूसरा भाग जो सामान्यतः हिंदी उर्दू के सरल शब्दों को ग्रहित करके हिंदुस्तानी कही जाती है, वह है। मतलब मेरठ के आसपास की खड़ी बोली वही व्यापक परिप्रेक्ष्य में हिंदी उर्दू के शब्दों को साथ में लेकर के चलती है, जिसको हम हिंदुस्तानी कहते हैं, उसको भी खड़ी बोली कहा जाता है। और इसके विपरीत जो व्याकरणहीन बोली है उसको पड़ी बोली कहा जाता है, गिरी हुई और ये खड़ी हुई बोली, ये उसी को भी कौरवी भी कहा जाता है। ये बात ध्यान में रखिए। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा थी, साहित्यिक भाषा। साहित्यिक भाषा के रूप में इसके प्रयोगकर्ताओं में सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता अमीर खुसरो माने जाते हैं। और अमीर खुसरो के बाद में गद्यात्मक में बोलने वाले आधुनिक काल में लल्लू जी लाल, गिलख्रिस्ट, सदल मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र गद्य के लेखन में। पद्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ब्रजभाषा का इस्तेमाल किया, लेकिन गद्य में खड़ी बोली का। मतलब हिंदी की जो 3 प्रधान साहित्यिक भाषाएं हैं, जिनमें अवधी, खड़ी बोली, अवधी, उसके बाद ब्रजभाषा और खड़ी बोली, इनका विकास हिंदी में होता रहा। ये इस प्रकार से हमने जो अगला भाग था जिसको हमने रखा था हिंदी भाषा का क्रमिक विकास, इस पर हमने चर्चा की आज। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, हिंदी नामकरण और विभिन्न अर्थ, उसके उपरांत भारतीय आर्य भाषाओं का सामान्य इतिहास, सामान्य परिचय, उसके उपरांत हिंदी का क्रमिक विकास। अब देखिए, जिसको हमने मेरठ या हरियाणा के आसपास की बोली कह दिया था, जिसका नाम था खड़ी बोली या कौरवी, वो आज हिंदी ही नहीं, हिंदी बन चुकी है, संपूर्ण राष्ट्र की भाषा बन चुकी है। इतना ही नहीं, संपूर्ण विश्व की भाषा बन चुकी है। मतलब खड़ी बोली का विकास मेरठ के आसपास के बोले जाने वाली छोटी बोली से लेकर के आज विश्व भाषा तक का बन चुका है। ब्रजभाषा भी
काव्य की भाषा रह चुकी है और अवधि भी। लेकिन इसके साथ साथ अगर हिंदी की अन्य बोलियों की भी अगर हम चर्चा करें, हमारा समय समाप्त हो गया देखिए, पता नहीं चला। अगर आप समय पर हाजिर होते तो शायद हम कुछ आगे और ले पाते थे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंदी जय नागरी। इसकी यूट्यूब में स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब लिंक बना दी जाएगी। जो आज नहीं आए हैं वो ज़रूर देखें, और आप भी उसको स्वयं देख सकते हैं। जय हिंदी जय नागरी। धन्यवाद।